Students, welcome to my channel जीरो पारसा। वेल स्टूडेंट्स, अब हम जो है साइंस के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। मैथ्स के जो चैप्टर्स वो भी कंटिन्यूसली चलते जाएंगे और साथ में हम साइंस के चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम से आपको समझ में आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉप्स। ओके, देखो क्रॉप प्रोडक्शन, चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल का उत्पादन करना, फिर उसका मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंध करना। ओके, तो ये पूरा चैप्टर जो है हमारा क्रॉप से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर पार्ट से रिलेटेड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, देखिए बच्चे, आपने अर्लियर क्लासेस यानी क्लास 6 या 7th में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, they all require food to grow, to get energy, to get nutrients. ओके, आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना। लेकिन उसमें से बच्चे आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ह्यूमन बींग्स हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए, दिस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ओके, चलिए अब बच्चा आपको पता चल गया फूड जो है क्यों रिक्वायरमेंट होता है, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फूड हम लेंगे, तभी हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग जो है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन विल वर्क। ओके, अच्छा, लेकिन आपको पता है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत विशाल कंट्री है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए हमें जो है लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अब वो प्रोडक्शन करने के बाद हमें मैनेजमेंट करने की भी जरूरत पड़ती है। तो इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्रॉप्स को प्रोडक्शन किया जाता है और किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करें। देखो स्टार्टिंग में हमने नोट्स यहाँ पर लिखे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी। ओके, अब देखो मैंने आपको अभी समझाया था कि लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड जो है रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका उत्पादन होना चाहिए, फिर उसका मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ओके, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर पर्सन को वो भी होना जरूरी है। ठीक है, ओके, अब देखिए बच्चे बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करेंगे क्रॉप्स की। जो वर्ड हमारा है क्रॉप्स, बेसिकली जिसे हम फसल कहते हैं, वो होता है देखिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। ओके, बात समझ में, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर फील्ड यानी कि पार्टिकुलर एरिया जहां पर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, अगर एक ही टाइप के प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, ओके, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर दे रखा है क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन आर दैट ऑफ व्हीट। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे कि गेहूं की फसल की, तो गेहूं की फसल का मतलब ये हुआ उस एरिया में सिर्फ गेहूं के ही प्लांट्स होने चाहिए। ओके, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप्स कहते हैं। अब क्रॉप्स भी आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सीरियल्स हो गए, आपकी वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, या फ्रूट्स हो गए। सीरियल्स आपको पता है क्या होते हैं? अनाज जिसे हम कहते हैं गेहूं, मक्का, ये सब है ना, धान, पैडी वगैरह, ये सब आपके अनाज में आते हैं। वेजिटेबल्स आपको पता ही है ना, है ना बच्चे, वेजिटेबल्स खाते हैं ना। ओके, ठीक है, जैसे पोटैटो, टोमेटो और आपके काफी सारे होते हैं बच्चे, कॉलीफ्लावर्स, लेडी फिंगर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, फ्रूट्स भी आपको पता है बच्चे, डेली आप फ्रूट जो है खाते हैं। ओके, बात समझ में आती है। ओके, उसके बाद भी बच्चे देखो आपको बात समझ में आती, क्रॉप्स किसे कहते हैं, क्लियर है? अब आपने देखा होगा बच्चे, एक पार्टिकुलर सीजन मतलब जैसे सर्दियों के टाइम पे या गर्मियों के टाइम पे
या बरसात के मौसम में आपने देखा होगा एक पार्टिकुलर टाइप की जो क्रॉप्स जो है उस सीजन में ग्रो करती है ना। यानी कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको लार्ज अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ती है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, है ना। और कुछ ऐसे हैं जिनको जो बच्चे ठंडे टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, ओके। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो है टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि समर में वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर फर्दर हम स्टडी करेंगे। क्रॉप्स को जो है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, खरीफ क्रॉप्स एंड द रबी क्रॉप्स, ओके। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं खरीफ क्रॉप्स एंड द रबी क्रॉप्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया था क्रॉप्स के बारे में कि क्रॉप्स बेसिकली होती क्या है ना। फिर उसके बाद आपको हमने डिस्कस किया था बच्चे क्रॉप्स जो है डिफरेंट सीजन्स में, ठीक है, डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं। तो इसी कैटेगरी में हमने बच्चे क्या करा, 2 टाइप्स में क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एक तो बोला हमने बच्चे खरीफ क्रॉप्स, दूसरा हमने नाम दिया रबी क्रॉप्स। अब ये होती क्या है, इनमें डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखते हैं। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मींस व्हाट, खरीफ फसल या खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो मेनली रेनी सीजन में उगाई जाती है, ठीक है। और रेनी सीजन में क्यों उगाई जाती है, क्योंकि बच्चे ये वैसी क्रॉप्स है जिनको लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये क्रॉप्स जो है रेनी सीजन में ही ग्रो कर पाती है, ओके। देखिए बच्चे, दूसरी बात, जो रेनी सीजन का टाइम होता है सर जून टू सितंबर के टाइम पे ये जो क्रॉप्स हमारी ग्रो की जाती है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गया, कॉटन, कपास। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। बात समझ में आई है, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकुलर सीजन्स में हमारी एक पार्टिकुलर क्रॉप्स जो ग्रो करती है ना, क्योंकि बच्चों उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, एक पार्टिकुलर जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और एक पार्टिकुलर जो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बेसिस पे हमारी जो है इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो करती है ना। आपने देखा भी होगा, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स क्या है, बेसिकली द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ओके। ये वो क्रॉप्स हैं जो सर्दियों के सीजन में ग्रो की जाती है, ओके, उगाई जाती है, ठीक है। जो कि होता है हमारा अक्टूबर से मार्च तक के टाइम पीरियड में, ओके। जैसे हो गया आपका गेहूं हो गया, ग्राम हो गया, पी मटर हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, के बाद समझ में। तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में डिस्टिंग्विश, ठीक है ना बच्चे। वेरी गुड। आप एक बात तो सुनिए बच्चे, इसके अलावा भी कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स जो है समर सीजन्स में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई क्यों अब डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करती हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट क्रॉप्स जो है डिफरेंट सीजन्स में ग्रो करती हैं, या डिफरेंट एरियाज जो है हमारे डिफरेंट स्टेट्स जो है हमारी इंडिया के वहां ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी कि डिफरेंट सीजन्स में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं, उसी बेसिस पे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब बच्चे हम बात करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जब भी हम क्रॉप्स जो है फसल का उत्पादन करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, या स्टेप बाय स्टेप में क्या करना पड़ता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक बार देखते हैं, फिर इंडिविजुअली टॉपिक को हम जो है डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे ना, शॉर्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए बच्चे, सबसे पहले जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, ओके। यानी जिस सॉइल में हमें अपनी फसल को ग्रो करना है या क्रॉप्स को ग्रो करना है, तो पहले उस सॉइल को हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर करना मतलब होता है लूज करना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपको बताते हैं क्या क्या स्टेप्स होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आफ्टर दैट सॉइल मतलब सीड्स जो होते हैं हमारे पार्टिकुलर क्रॉप्स के, उसको हम बोते हैं, उसको उसमें जो है डालते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर आपको पता है खाद होती है, फर्टिलाइजर्स भी बेसिकली एक तरह की खाद है, लेकिन जो थी ये केमिकल्स होते हैं,
ओके, मैन्यूर जो होता है आपका ये नेचुरल होता है, जैसे आपका काउ डंग हो गया, गोबर वगैरह हो गया, है ना, उनसे बनाया जाता है। और फर्टिलाइजर्स कुछ आपके केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स वगैरह से मिलकर बना होता है। ओके, जो हम खाद वगैरह डालेंगे उसके बाद उसमें हम इरिगेशन करते हैं, यानी सिंचाई करते हैं, उसको पानी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वाटरिंग करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जो कि हमारी पार्टिकुलर क्रॉप्स के न्यूट्रिशंस को इनटेक कर लेते हैं और हमारी क्रॉप्स जो है ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव करना जरूरी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इरिगेशन के बाद जो हमारी वीड्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स का छिड़काव करते हैं या उसको हैंड पिकिंग से या अपने इंस्ट्रूमेंट जो उनके होते हैं उसके थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब जब आपकी क्रॉप्स ग्रो हो जाती है, ठीक है, अब आपकी फसल जो पक जाती है यानी मैच्योर हो जाती है, उसके बाद उनको हम हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग में होता है कटिंग करना, ठीक है, फसल का वहां से रिमूव करना उसको। आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग करने के बाद जब हमारी जो क्रॉप्स होती है उनको ड्राई करने के बाद, ताकि उनमें कोई मॉइस्चर ना रह जाए, तो उनको क्या कहता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, और स्टोर इसलिए स्टोर करते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं किन से, रोडेंट से, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह ना लगे उनमें। ओके, या हमारी फसल जो हमने हार्वेस्ट करने के बाद उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि वो हमारी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो ये जो हमारी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन के दौरान हमें जो करना पड़ता है, जो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हर एक इंडिविजुअल स्टेप्स को हम जो है आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिटेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको नोट कर लीजिए। ओके, टिल दैट स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू एंड टेक केयर।